आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। और अगर हम अपने पूरे इकोसिस्टम से, पूरे पर्यावरण से फूड चेन को हटा दें तो कहीं कुछ नहीं बचेगा। इसके मैं आपको पहले कुछ उदाहरण बताऊंगा और जब आप उदाहरण समझ जाएंगे तो फिर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल सुनिए क्या होता है। आजकल आप लोग खूब सुन रहे होंगे कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जिन सभ्यताओं में, जिन समाजों में, जिन धर्मों में नॉनवेज खाया भी जाता है, वहां पे भी ये एक रेवोल्यूशन आप कह लीजिए स्टार्ट हो चुकी है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं कि इस्लाम धर्म में नॉनवेज खाने की कोई बाध्यता नहीं है, मना नहीं है। मना क्यों नहीं है? क्योंकि इस्लाम का जन्म ही ऐसी जगह पर हुआ था जहाँ पे वेजिटेरियन फूड नहीं था, तो उनके कल्चर में नॉनवेज है। लेकिन जब आप इंडियन मुस्लिम्स को देखते हैं, तो आज किसी भी ऐसे मुस्लिम को जब आप देखेंगे जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो पाएंगे कि वो नॉनवेज नहीं खा रहा है। न जाने कितने ऐसे मुस्लिम परिवारों को मैं जानता हूँ जिनके घरों में नॉनवेज बनता ही नहीं है। और आजकल नौजवान भी जो हैं मुसलमानों में, वो कहीं ना कहीं नॉनवेज से दूरी बना रहे हैं। यही सेम क्रिश्चियंस में है। क्रिश्चियनों के यहाँ भी अब नॉनवेज बहुत कम हो चुका है। जैनों में तो खैर वर्जना ही है, बौद्ध और जैनों में। हिंदुओं में भी जो जातियां नॉनवेज खाती हैं, कुछ में चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है नॉनवेज खाने का, और कुछ में बहुत तेजी से घट रहा है। इसके पीछे दो कारण समझ में आते हैं। पहला है धार्मिक कारण। जिन धर्मों में मांसाहार की अनुमति नहीं दी गई है, वो धर्म मांसाहार नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म मांसाहार को लेकर भी न्यूट्रल है हमेशा से ही। हमारे धर्म में, धर्म ग्रंथों में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो जो खाने वाले लोग हैं वो खा रहे हैं, जो नहीं खाने वाले लोग हैं वो नहीं भी खा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको पर्यावरण की दृष्टि से देखें, तो देखिए, एक क्रम है। इसमें पहली स्टेज है वनस्पति। आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जो वनस्पतियां हैं, जो प्लांट्स हैं, इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं देते। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो जब वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं तो उनको किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहना है, तो सारी की सारी वनस्पतियां इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। अब वनस्पतियों के माध्यम से भोजन दो लोग कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए, मनुष्य जो है ये भी वनस्पतियों के माध्यम से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, और पशु जो है, पशु पक्षी, ये भी वनस्पतियों के माध्यम से ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो पशु पक्षियों को भी खाते हैं और वनस्पतियों को भी खाते हैं, और कुछ पशु पक्षी भी ऐसे हैं जो स्वयं एक दूसरे को भी खाते हैं। तो यानी कि जो जीव हैं और जो मनुष्य हैं, ये सर्वाहारी हैं। लेकिन इस क्रम को जरा हम लोग देखें। ये क्रम ये कहता है कि जंगल में घास है, घास को खाया बकरी ने और बकरी को खाया मनुष्य ने। बकरी या बकरी को खाया मनुष्य ने। तो जितने भी पोषक तत्व थे नेचुरली, वो सब तो घास में थे ना। घास को खा करके वही पोषक तत्व बकरी ने प्राप्त किए, और फिर उन्हीं पोषक तत्वों को मनुष्य ने बकरी के माध्यम से प्राप्त किया। अब यहां पर दो बातें हैं। पहली बात यह कि अगर मनुष्य सीधे घास खाए, तो घास का मतलब हो गया वनस्पतियां, कोई भी वनस्पति, तो वही पोषण तो मनुष्य को मिलेगा जो बकरी के माध्यम से मिल रहा था। लेकिन यदि मनुष्य सीधे बकरी को खा रहा है, तो वो एक तरीके से साइकिल को बिगाड़ के खा रहा है। और आसान भाषा में इसको समझिए। मान लेते हैं कि इस संसार का सारा जो प्रोटीन है या सारे जो पोषक पदार्थ हैं वो घास में है। घास का मतलब वनस्पतियों में है। तो मनुष्य वनस्पतियों का उत्पादन करता है, बड़े पैमाने पर करता है, वनस्पतियों को खाता है। लेकिन यदि मनुष्य वनस्पतियों को खाना छोड़ दे और पूरी तरीके से जीवों पर निर्भर हो जाए, बर्ड्स को खाए और रेड मीट को खाए, वनस्पतियां तो उसको तब भी उगानी पड़ेंगी, क्योंकि जिन पशुओं को आप खा रहे हैं भोजन के रूप में, उनको भी तो खाना चाहिए। तो आप पहले वनस्पतियों को उगाएं, फिर वो वनस्पतियां पशु पक्षियों को खिलाएं, और फिर पशु पक्षियों को खाएं। ये ज्यादा सही साइकिल है? या आप डायरेक्ट वनस्पतियां खाएं, ये ज्यादा सही साइकिल है? सीधे वनस्पतियां खाएं, ज्यादा सही साइकिल है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पारिस्थितिकी अनुक्रम जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। इसीलिए दुनिया भर के जो पर्यावरणविद हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, या आप देखते हैं कि जो कॉप की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उनमें इस बात पे बहुत बल दिया जाता है कि मांसाहार छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यदि आप मांसाहार करते रहेंगे तो आप भविष्य में अपने ही लिए खाना कम करते चले जा रहे हैं। और यदि आप ऐसा ना करें तो आपके द्वारा उगाई गई जो वनस्पतियां हैं वो दो लोगों को प्राप्त होंगी, आपको यानी मनुष्यों को भी प्राप्त होंगी और जीवों को भी प्राप्त होंगी। लेकिन हम इस साइकिल को कहीं ना कहीं कट डाउन कर रहे हैं।
आगे बात सुन में, तो ये इसका प्राकृतिक कारण है कि हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जब हम लोग पारिस्थितिकी अनुक्रम की चर्चा कर रहे हैं, तो वो अनुक्रम इसी तरीके से चलता है, वो कभी डायरेक्ट घास से मनुष्य में नहीं जाता है। एक पॉइंट सबको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमारे दादाजी थे वो 4 लीटर घी पी जाते थे, ठीक है। हमारे वो नानी थी वो 18 रोटी खाती थी। या हमारे वो बड़े बूढ़े वाले चाचा थे जो है वो क्या बोलते हैं 14 लीटर दूध पीते थे। तो भैया ये देखो कि वो कब थे। तो हमारी जो परनानियां, परदादियां, परदादा, नाना, या आज से 50 साल पहले की, 70 साल पहले की जो भी जनरेशन थी, आप केवल ये मत देखिए कि वो क्या खाते थे, आप ये भी देखिए कि वो किस समाज में जीते थे। उस समाज में बाइक नहीं थी, कार नहीं थी, लोग ज्यादातर यात्राएं पैदल करते थे। और जब ज्यादातर यात्राएं आप पैदल करेंगे और इतना ज्यादा मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो ज्यादातर काम मैनुअल किए जाते थे, तो उनको शारीरिक श्रम बहुत करना पड़ता था। उस शारीरिक श्रम के अनुपात में वो जो कुछ भी खाते थे वो हजम हो जाता था। अब जैसे जहां पे आप लोग बैठे हैं यहाँ कानपुर चकेरी में, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तो यहाँ दशकों से है, लेकिन आसपास इतनी घनी बस्ती नहीं थी। तो यहाँ से लेकर और कानपुर कोर्ट जो है, इसकी डिस्टेंस करीब करीब 12 किलोमीटर है यहाँ से। तो उस समय के लोग बताते हैं कि जब उनको कचहरी जाना होता था तो वो यहाँ से पैदल जाते थे कचहरी। और रास्ते में बाई डिफॉल्ट अगर कहीं कोई बैलगाड़ी मिल गई तो वो थोड़ी दूर का उनका यात्रा का साधन हो जाती थी। अगर 10 बजे कचहरी पहुंचना है तो सुबह 5 बजे लोग यहाँ से अपना डब्बा, रोटियां, अचार वगैरह बांध के निकल देते थे। तो 10 किलोमीटर वॉक में आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी कैलोरी बर्न करी गई। 2000 किलो कैलोरी से ज्यादा। तो बंदा खाएगा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अगर दिन भर में 30 रोटियां खा रहा है तो क्या गलत खा रहा है। उसी हिसाब से उसका डाइजेशन भी मेंटेन है, उसी हिसाब से उसकी हेल्थ भी मेंटेन है। हाँ, समय से पहले आने वाली बीमारियां अगर ना घेर लें तो ऐसे लोग जो थे वो लंबे समय तक जीते भी थे। लोग आज भी लंबे समय तक जी रहे हैं। ये जान करके हैरानी होती है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1950 की रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो था, जीवन प्रत्याशा थी, वो 39 वर्ष थी। यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल। 39 वर्ष, यानी कि एक औसत भारतीय 1950 में 39 साल जीता था, 39 ईयर्स जीता था। ऐसा क्या था भाई। तो इसलिए वो केवल 39 साल तक जी पाता था क्योंकि उस जमाने में होने वाली अनेक वायरल और बैक्टीरियल डिजीज की ट्रीटमेंट नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं था, दवाइयां नहीं थी। निमोनिया हुआ, व्यक्ति मर गया। ब्रेन फीवर हुआ, व्यक्ति मर गया। टीबी हुई, व्यक्ति मर गया। हेपेटाइटिस हुआ, व्यक्ति मर गया। कैंसर हुआ तो हो सकता है सेकंड स्टेज में ही मर गया। आज क्यों जी पा रहा है। आज का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है इंडिया का 2024 के अंदर। आज है 68.9 ईयर्स, यानी कि लगभग लगभग हम 69 साल अब छूने जा रहे हैं। आज का औसत भारतीय 69 ईयर्स तक जी रहा है। लेकिन हमारे दिमाग में गलतफहमी बसी हुई है कि नहीं पहले के लोग ज्यादा जीते थे, आज के लोग कम जीते हैं। ऐसा नहीं है, आज के लोग ज्यादा जी रहे हैं, पहले के लोग कम जीते थे। अगर पहले के लोग ज्यादा जी रहे होते, आज के लोग कम जी रहे होते, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा होता या नीचे जा रहा होता। सिंपल। लगातार हम लोग जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की पोजीशन में है, दुनिया भर के देशों में जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका क्या कारण है। उसका कारण है कि बर्थ रेट जो है वो हाई है और डेथ रेट जो है वो लो है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जब अनुपात बहुत ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो अब लोग क्यों नहीं मर रहे हैं। अब लोग इसलिए नहीं मर रहे हैं क्योंकि पहले जब व्यक्ति को 35, 38, 39 साल में बीमारी होती थी तो वो उस बीमारी से मर जाता था। लेकिन आज वही बीमारी जब लोगों को 40 साल की उम्र में हो रही तो वो दवाइयां खा रहा है और आगे का जीवन अपना जो है दवाइयों पर गुजार रहा है। आज ऑपरेशन करा रहा है, आज वैक्सीन लगवा रहा है, टीके लगवा रहा है, दवाइयां खा रहा है, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, प्रोटीन डाइट्स ले रहा है। वो खाने पीने की कोई कमी नहीं रह गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुकी है, व्हाइट रेवोल्यूशन आ चुकी है, रेड रेवोल्यूशन आ चुकी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खानी और आपके पास अवेलेबल है। सब चीज़ें अवेलेबल है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा दामों पे अवेलेबल नहीं है। दुनिया भर के देशों को देखते हुए भारत में महंगाई बहुत कंट्रोल है। तो इसलिए लोग अब बहुत ज़्यादा जी पा रहे हैं। लेकिन अगर हम हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात करें तो पहले के लोगों का हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा था, आज के लोगों का हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ लो फिजिकल एक्टिविटीज। आज जब कोई फौज की, पुलिस की भर्ती होती है, जब दौड़ वगैरह होती है, तो आप लोग देखते और सुनते हैं कि दौड़ लगाते लगाते इतने मर गए, बेहोश हुए मर गए। मतलब वो लोग मर गए जो प्रॉपर उसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और अपनी फिजिकल फिटनेस को लगातार मेंटेन कर रहे थे। आज आप लोग लगातार देख रहे हैं कि वो शादी में दूल्हे को गिफ्ट देते हुए किसी की मृत्यु हो गई, अपनी ही शादी में नाचते नाचते दूल्हे की मृत्यु हो गई, कहीं पे जिम करते करते किसी की मृत्यु हो गई, कहीं पे शॉपिंग करते करते किसी की मृत्यु हो गई। हालांकि ये बात भी मैं मानता हूं कि पहले सोशल मीडिया नहीं थी, आज सोशल मीडिया है, तो ये घटनाएं एक्सप्लोर ज्यादा हो रही हैं। पहले भी ये घटनाएं घटती रही होंगी लेकिन अब हमारे तक पहुंच ज्यादा रही है ये घटनाएं। जैसे बचपन में मैंने कहानी सुनी थी और उस जमाने में ये कहानी नहीं, ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी वो हुआ करती थी, क्या बोलते हैं, धार्मिक शिक्षा। फतेहपुर जिले के अंदर बहुत प्रसिद्ध एक रामलीला हुआ करती थी।
और आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो लोग रामलीला नहीं करवा सकते, तो वो धनुष भंग नाम का एक पाठ करवाते हैं। तो उसमें केवल पूरे रामचरितमानस का वो हिस्सा लिया जाता है जब शिव धनुष को तोड़ा गया और फिर लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हुआ। तो उसमें राम का रोल एक लोग किया करते थे, एक सज्जन थे, राम का रोल किया करते थे और कहते हैं कि उनका जो नैतिक चरित्र और स्वभाव था वो भी राम जैसा ही था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय राम का रोल करने के और कुछ नहीं किया था। तो कुछ ये 80s की बात है, 80s और 90s के बीच की बात है कि उस रामलीला में कुछ ऐसा डिस्प्यूट हुआ कि राम के पद को लेकर के कुछ समस्या आई कि भई इनको राम अब नहीं बनना चाहिए। तो लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया नहीं यही राम बनेंगे। तो जो विरोधी पार्टी थी उसने क्या किया कि जो शिव धनुष आता है, उस शिव धनुष के बीच में लोहे का रॉड लगा दिया था। पूरा शिव धनुष बाहर से चमकीला था, अंदर पूरा लोहा लगा दिया था उसमें। और ये मतलब एक तरीके का षड्यंत्र था और किसी को जानकारी नहीं थी इसकी। तो जब संवाद हुआ और जब ये एक्ट आया कि अब शिव धनुष को तोड़ना है, तो उन्होंने शिव धनुष उठाया और चूँकि वो राम का रोल कर रहे थे, तो कहीं न कहीं राम की चेतना उनके अंदर थी और तब सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ भी नहीं थी। तो उन्होंने शिव धनुष को जैसे ही तोड़ा, तो समझ गए कि अंदर कुछ और है इसमें, लेकिन चूँकि वो अपने पूरे फ़ॉर्म में थे, भगवान राम के रूप में थे, तो उन्होंने वो शिव धनुष तोड़ दिया। लोहे का शिव धनुष उन्होंने वहीं पे तोड़ दिया और तोड़ते ही वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, वहीं पे डेथ हो गई। ये घटना शायद आप लोगों ने कभी किसी बड़े बुजुर्ग के मुँह से सुनी होगी। सुनी? ये क्या था? अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें, तो संभवतः जब लोहे पे इतना ज़्यादा प्रेशर उन्होंने लगाया अपने आत्मबल से, भगवान राम की कृपा से, तो उनको हार्ट अटैक आया होगा, मृत्यु हो गई होगी। ब्लड पंप बहुत ज़्यादा हो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया होगा, मृत्यु हो गई। लेकिन देखिए उन्होंने अपने किरदार को जीवंत कर दिया और उनके मरने के आज कितने दशकों बाद हम लोग इस घटना की चर्चा कर रहे हैं। तो होता तो पहले भी था। और अभी आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि हनुमान जी का एक्ट करते-करते एक हनुमान जी के वेश में व्यक्ति जय श्री राम करके गिर गया था मंच पे। अभी इसी साल दशहरे की बात है। तो वो वीडियो घर-घर तक पहुँच गया। क्यों? सोशल मीडिया। तो यहाँ पे इस बात को भी मैं मान रहा हूँ कि नहीं सोशल मीडिया की वजह से ये घटनाएँ हम तक पहुँच रही हैं। लेकिन पहले ये घटनाएँ नहीं घटती थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आगे बात सुनिए, तो इन सब का रीज़न हमको क्या समझ में आता है कि हमने कहीं न कहीं फूड साइकिल जो अपना है, इसको बिगाड़ दिया है। हमको पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर रहना चाहिए और हमारा जो शरीर है, ये शरीर प्रकृति के अनुसार ही डिज़ाइन किया गया है। एक बात, अब इसका भी एक्सप्लेनेशन समझिए। कोई इंटरव्यू देख रहा था मैं, किसी बड़े चैनल पे किसी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू हो रहा था। वो बड़ी शख्सियत मुझे पसंद नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा। बहुत पॉपुलर आचार्य हैं वो आज के समय में। यूट्यूब पे खरीदे गए उनके करीब 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, खरीदे गए। तो उनसे सवाल पूछा गया कि हमें मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? और न्यूज़ रूम में जो अलग-अलग पत्रकार थे जो उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो उनमें कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जो मतलब पूरी तरीके से मॉडर्न, जो सिर्फ़ साइंस को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। तो आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे 4 प्रकार के दाँत होते हैं। अग्र, चावर्ण चावर्ण, रदनक और कृदनक, ये 4 प्रकार के दाँत होते हैं। तो उनमें जो हमारे आगे के दाँत होते हैं, ये दाँत आपने देखा होगा थोड़े-से नुकीले होते हैं। सभी के दाँत, ये 2 दाँत आगे से नुकीले होते हैं। नुकीले क्यों होते हैं? क्योंकि एवोल्यूशन के प्रोसेस में मनुष्य ने मांस खाया, तो ये दाँत नुकीले कुदरत ने दिए ताकि वो मांस को फाड़ सके। और आज भी जो लोग मांस खाते हैं, तो उनके अंदर के दाँत उसी प्रकार से कुदरत ने मजबूत दिए हैं ताकि वो हड्डी को दबा करके और मांस को उससे अलग कर सके। ठीक है? तो सवाल ये सामने रखा गया कि पहले के समय में लोग मांस खाते थे, तो प्रकृति ने उनको इस प्रकार के दाँत दिए थे। अब इसका मज़ेदार उत्तर सुनिए, वहाँ पे कोई उत्तर नहीं था, वहाँ पे उनको डाँट करके बिठा करके इस सवाल का जवाब रद्द कर दिया गया था। मेरा उत्तर क्या है? जैसे मांस खाने वाले आज अगर ये प्रश्न करें, तो उनके लिए उत्तर क्या है? उनके लिए उत्तर ये है कि मनुष्य के पहले पूँछ भी तो थी। मनुष्य के पहले पूँछ भी तो थी और पूँछ के भी एविडेंस आज आपके पास है। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे पकड़िए और पकड़ते-पकड़ते दोनों हिप्स के बीच में एकदम चले जाइए। वहाँ पे आपको एक ऐसा नुकीला हिस्सा मिलेगा, ऐसा नुकीला हिस्सा, जहाँ पे अगर कभी जाने-अनजाने कोई चोट लग जाए तो बहुत दर्द होता है। और यही तो पूँछ थी। एल इसी को तो बोलते हैं। एल बोन इसी को तो बोलते हैं। यहीं पर पूँछ थी। तो पहले तो पूँछ भी हुआ करती थी, तो तुम उछल-उछल के काहे नहीं चलते हो? सीधे क्यों चलते हो? पहला तर्क इसके पीछे। दूसरी चीज़, मनुष्य पहले नंगा रहता था, तो कपड़े क्यों पहनते हो? आज कपड़े क्यों पहनते हो? पहले तो पूरी त्वचा पे बाल होते थे। पहले के मनुष्य के पूरे फेस से लेकर के सब जगह बाल होते थे। आज क्यों वैक्स कराए-कराए घूमते हो? तो हमको कभी भी ये कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। अरे पहले आदि मानव था, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के पहले जब पहली बार मनुष्य 2 पैरों पे खड़ा होना सीखा था, 4 पैरों पे चलता था। 2 पैरों पे जब वो पहली बार खड़ा होना सीखा, तो उसको साइंस कहती है होमो इरेक्टस। और जब वो प्रॉपर 2 पैरों पे चलने लग गया और थोड़ा मनुष्यों जैसा दिखने लग गया, तब उसको होमो सेपियंस यानी कि हमारे पूर्वज आदि मानव कहा जाता है।
आग की खोज नहीं करी थी उसने, लोहे का आविष्कार नहीं किया था तब उसने, खेती करना नहीं जानता था वो, तो अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए मांस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? प्राकृतिक स्रोतों से जितना भी फल या आहार मिल सकता था वो उसने किया, बाकी उसने मांस खाया। और जब वो लगातार मांस खाने लगा तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज, जब तो आप देखते हैं कि हजारों साल, 1.5 लाख साल पहले से लेकर के 40,000 साल पहले तक स्टोन एज रही थी। 1 लाख साल का इवोल्यूशन प्रोसेस है। तो 1 लाख साल में जब जनरेशन बाय जनरेशन जब मांस खाएगा व्यक्ति, तो उसके दांत नुकीले नहीं हो जाएंगे? तो वो जो पैनापन है दांतों में वो आज भी है, लेकिन आज किसी के दांत ऐसे निकले हैं क्या हिरण्यकश्यप की तरह? अब धीरे धीरे वो नॉर्मल शेप में आते चले जा रहे हैं कि नहीं? आज आपके पास डेंटिस्ट है आपके दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए। जो लोग फैशन इंडस्ट्री में रहते हैं, जो लोग ब्यूटी इंडस्ट्री में, तो प्रॉपर दांतों को घिसवा करके कैपिंग करवा लेते हैं ताकि दांतों की खूबसूरती बनी रहे। तो पहले मनुष्य 4 पैरों पे भी तो चलता था। तो जब मनुष्य 4 पैरों पे चलता था, तो अगर मुँह में यहाँ पे मक्खी बैठ जाएगी तो क्या करेगा? इरिटेट करेगी वो। कहीं पे उसको सफाई करनी होगी अपने बैठने के लिए तो कैसे सफाई करेगा? इरिटेशन होगा उसको। तो उसको प्रकृति ने पूँछ दी थी लंबी। तो पूँछ जो है बेसिकली टेल जो है ये झाड़ू है। पूँछ के नीचे देखिए बाल लगे होते हैं झाड़ू के जैसे। तो जहाँ बैठेगा, तो वहाँ पूँछ से अपने साफ कर लेगा। इधर-उधर कहीं मक्खी मच्छर बैठ गया तो उसी पूँछ से मार के हटा देगा क्योंकि उसके हाथ फ्री नहीं है, वो चारों पैरों पे चलता है। लेकिन धीरे-धीरे जब वो 2 पैरों पे खड़ा हो गया और उसके 2 हाथ फ्री हो गए, तो वो मक्खी मच्छर अपने हाथ से भगा लेगा और साफ-सफाई अपने हाथ से कर लेगा, तो पूँछ का कोई रोल रह गया क्या? तो जब पूँछ का रोल नहीं रह गया तो पूँछ धीरे-धीरे छोटी होती चली गई और एक समय इतना छोटी हो गई कि गायब हो गई। तो एविडेंस तो पूँछ के भी है, तो आप 4 पैरों पे चल के कोचिंग क्यों नहीं आते हैं? अरे जब जिस चीज़ की आवश्यकता थी कुदरत ने हमको दी, अब उसकी आवश्यकता नहीं, बात खत्म। एक सवाल मैं हमेशा डंके की चोट पे लोगों से पूछता हूँ, बहुत कम लोग इसका जवाब मुझे दे पाते हैं। आपके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ पर बाल ना होते हों, सिवाय हाथों की हथेलियों को छोड़कर और पैरों की गदेलियों को छोड़ कर के। व्हाई? क्योंकि कभी हम 4 पैरों पे चलते थे, एवोल्यूशन के टाइम। फ्रिक्शन, यहाँ पे बहुत मोटी स्किन हुआ करती थी। गद्देदार, आज भी देखते हैं पशुओं की होती है। एवोल्यूशन करते-करते गायब, और ऐसा गायब कि आज तक नहीं आया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मनुष्य के शरीर में हैं, जिनके परिवर्तन को यदि हम महसूस करें, तो हम प्रकृति का सम्मान करेंगे और इस प्रकार के बेहुदा और फालतू के विचारों को अपने दिमाग में नहीं लाएँगे। इसके बाद चूँकि शारीरिक श्रम आज हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं बचा है, ज़्यादातर हम लोग मेंटल मेहनत करते हैं। तो जब मानसिक में परिश्रम करेंगे, तो शरीर का ग्लूकोज़ मैक्सिमम बर्न होगा, तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आजकल आपको हर घर में देखने के लिए मिल रही है। कोई व्यक्ति 40 साल का हो गया है और अगर उसको कोई बीमारियाँ नहीं है, तो ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 40 साल के बाद भी अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये आपकी। बाकी तो दवाइयाँ हैं। तो जब आप मांस खाएँगे, तो मांस खाने से एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाएगा, एक्सेस प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा और चूँकि मांस कच्चा तो खाएँगे नहीं, वो ज़बरदस्त तेल मसालों में पकाया जाएगा, फ्राई किया जाएगा और रोस्ट किया जाएगा, बहुत सारा ट्रांस फैट भी उसके अंदर जाएगा, तो एक तरीके से मांस के रूप में आप ज़हर खाएँगे, आपका टोटल कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड लगातार बढ़ता चला जाएगा, एचडीएल घटेगा, एलडीएल बढ़ेगा। मांस खाने वाले लोग शाकाहारी लोगों की अपेक्षा जल्दी बीमारियों की गिरफ्त में आ जाएँगे। तो ये दूसरा कारण है कि मांस से परहेज करनी चाहिए। यहाँ पे फिर मैं स्पष्ट कर दूँ कि अरे मेरे माथे पे टीका चंदन लगा देख के ये कतई ना सोचे कि मैं मांस का विरोधी हूँ। मैं क्यों विरोधी हूँ? खूब खाओ, दिन रात खाओ, कल मरते हो आज मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि मांस की वर्जना किसी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म का कोई ऐसा टेक्स्ट आप मेरे को लिखा दिखा दीजिए जहाँ पे ये कहा गया हो कि मांस नहीं खाना चाहिए। अरे प्रकृति ने दिया है, खाओ भैया क्या दिक्कत है? मांस मदिरा का संबंध धर्म से नहीं है। मांस मदिरा का संबंध अध्यात्म से है। ये सब तामसी भोजन के अंतर्गत आता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो आप अंदर से बहुत उत्तेजित रहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, शरीर में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके चलते आपके दिमाग में हिंसक विचार आते हैं जो अध्यात्म के मार्ग में रोड़ा है। आप आध्यात्मिक हैं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आप ध्यान साधना नहीं कर पाएँगे। आप धार्मिक हैं तो आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। मुसलमानों में भी जो लोग स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, जो लोग सूफ़ी संत हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे मार्ग में रोड़ा है। हमारे धर्म में भी आपने देखा होगा कि एक लेवल के जाने के बाद साधु महात्मा लहसुन प्याज खाना भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। जबकि लहसुन प्याज तो जो मेडिसिन के अंतर्गत आता है। तो ये फूड साइकिल कुछ-कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब आप कल्पना कर लीजिए एक ढाबे की। कल आप लोगों की बहुत धुलाई हुई है, तो आज आप लोगों की खिलाई करी जाएगी।
हम लोग सब एक गाड़ी में बैठते हैं और पहुंचते हैं ढाबे, खाना खाने, पिकनिक मनाने, पार्टी करने। तो ढाबे पे उतरते ही जो सामने आपके दृश्य नजर आ रहा है, उस दृश्य को जरा नोटिस करिए कि पढ़ाई लिखाई की भाषा में, पर्यावरण की भाषा में आपको वहां कौन कौन लोग नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ी ढाबे पे, कि वहां पे ओपन किचन है ढाबे पे और कुछ लोग खाना बना रहे हैं। और खाना बनता देख के ही, छौंका लगता देख के ही आप ढाबे पे रुकते हैं। कई बार ये सवाल आता है, बार बार मैं जवाब देता हूँ, फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होटल एंड ढाबा। होटल किसे कहते हैं और ढाबा किसे कहते हैं? ठीक है, तो ओपन किचन का अंतर होता है केवल। ढाबे में ओपन किचन होता है, बाहर होता है, जहां पे आप खाना बनते देख सकते हैं वो ढाबा है। और जहां पे आप खाना बनता नहीं देख सकते हैं, क्लोज्ड किचन है, अंदर किचन है, वो होटल कहलाता है। तो ढाबे पे आप रुके, पहली नजर आपकी पड़ी कि वहां पे लोग बाहर खाना बना रहे हैं। तो जो लोग खाना बना रहे हैं वही आपके लिए फूड तैयार कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को हम लोग एक नाम दे देते हैं प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक। सबको क्लियर? उत्पादक किसे कहते हैं? जो लोग खाना बनाते हैं। कहीं भी खाना बना रहे हो, ब्रह्मांड के किसी कोने में खाना बना रहे हो, यदि कोई खाना बना रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर कहेंगे, उत्पादक कहेंगे, क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है उसका वो लोग उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, फिर आपने देखा कि टेबल चेयर पे कुछ लोग बैठे खाना खा रहे हैं। तो जो लोग बैठे खाना खा रहे हैं वो लोग बने हुए खाने को कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, उपभोग ही तो कर रहे हैं उसका। तो दूसरी यूनिट हमारे सामने आती है जिनको बोलते हैं उपभोक्ता। संसार के किसी कोने में, ब्रह्मांड के किसी कोने में यदि कोई व्यक्ति खा रहा है, उपभोग कर रहा है, तो उसे उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि कंज्यूमर कहते हैं। बात समझ में आ गई? तीसरे नंबर पर आपने देखा कि वहां पे कुछ वेटर्स हैं जो लोगों के जूठे बर्तन उठा रहे हैं, टेबल को साफ कर रहे हैं, आपको पानी ला के दे रहे हैं। तो ये सब कहलाते हैं डीकंपोजर, यानी कि अपघटन करता, यानी कि साफ सफाई करने वाले। तो पहले नंबर पर कौन आए? उत्पादक आए, प्रोड्यूसर्स आए। दूसरे नंबर पर आए कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ता आए। और तीसरे नंबर पर आए डीकंपोजर्स, यानी कि अपघटन करता है। इन तीनों में से किसी एक को भी गायब कर दिया जाए, अगर ध्यान से समझना, इन तीनों में से किसी भी एक को यदि गायब कर दिया जाए तो क्या ढाबे की कल्पना की जा सकती है? मान लेते हैं कि आपने अपघटन करता, साफ सफाई करने वालों को गायब कर दिया, तो क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं? उस ढाबे में रुक के कोई खाना नहीं खाएगा, क्योंकि गंदगी का ढेर लग जाएगा, जूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अगर खाना बनाने वालों को गायब कर दिया जाए, तब भी ढाबे पे कोई नहीं आएगा। क्या करने आएगा? फोटो खिंचाने आएगा। और यदि खाना खाने वालों को गायब कर दिया जाए, तो ढाबे की कल्पना ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर वो बना बनाया खाना होगा क्या? तो जिस तरीके से आपने एक ढाबे के उदाहरण के माध्यम से प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स को समझा, उसी तरीके से इस ढाबे को अब लार्ज स्केल पे ले आइए और एक इकोसिस्टम बना दीजिए। तो जब हम किसी भी इकोसिस्टम की कल्पना करते हैं, वो चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, चाहे माउंटेन इकोसिस्टम हो, चाहे मराइन इकोसिस्टम हो, तो कोई भी इकोसिस्टम इन्हीं तीन लोगों से मिलकर के बनता है, जिनमें जो आधार है वो है उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर्स। दूसरे नंबर पर आते हैं उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर्स। और तीसरे नंबर पर आते हैं अपघटनकर्ता, डीकंपोजर्स। आगे बात सुनना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। किसी जंगल का उदाहरण ले लीजिए, किसी भी जंगल का उदाहरण ले लीजिए और सोच करके बताइए कि एक जंगल के अंदर, एक फॉरेस्ट के अंदर प्रोड्यूसर्स के रूप में आप किसे किसे देख रहे हैं? सभी लोगों ने एक सुर में उत्तर दिया है कि वनस्पति और छोटे जीव जंतु, इन्हीं को आप प्रोड्यूसर्स के रूप में देख रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स हम मान रहे हैं ग्रास, यानी कि घास को। सबसे आसानी से बनने वाला है ये। भाई आप ढाबे पे गए ना, तो बताइए सबसे पॉपुलर ऑर्डर क्या होता है? ढाबे पे सबसे पॉपुलर ऑर्डर जो बहुत ज्यादा 2.5 मिनट में आपको तैयार करके दे दिया जाएगा, दाल फ्राई। दाल फ्राई और रोटी तुरंत मिल जाएगी। और दूसरी वजह सबसे ज्यादा ये ऑर्डर आने की, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यही खाते हैं, तो जो चीज बहुत ज्यादा बिकती है वो फ्रेश मिलती है आपको। अब आप किसी ढाबे पे पहुंचिए और उसको बोल दीजिए कि मेरे को भाई अफ्रीकन मशरूम विद कॉन्टिनेंटल गार्निशिंग दे दीजिए, तो को भगाई दे भैया, कल आना या ना आना दोबारा।
तो प्रोडक्शन के रूप में वो प्रोडक्शन की बात करिए ना जो इजीली अवेलेबल है। तो हम किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जब जा रहे हैं तो वहां पे भी हमको प्रोड्यूसर्स के रूप में घास मिल रही है ना सबसे आसानी से, जहां मन करे खा लो जाके। ठीक, घास। अब घास को खाने वाले कौन है? बकरी। बकरी इसलिए लिखता हूं क्योंकि सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। गुड। बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, ये सब घास को खा रहे हैं और एक समय बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। भाई जंगल में भी बीमारियां फैलती हैं, बीमारी से जानवर मर सकते हैं, एक दूसरे का शिकार करके जानवर मर सकते हैं, कई बार जानवरों में आपस में संघर्ष हो जाता है, उससे भी जानवर मर जाते हैं। तो जब जानवर मर जाएंगे तो धीरे धीरे उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी ना। हम मनुष्यों में भी जब हम लोग मरते हैं तो बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है, किसी को दफना दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है। तो जंगल में भी बहुत सारे डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जो आपके शरीर को गलाने का काम करता है। बहुत बड़ी मात्रा में मृत भक्षी। मृत भक्षी का मतलब जो लोग मरे हुए जानवरों को खाते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जीवित जानवर को नहीं खाते। जैसे टाइगर मृत भक्षी नहीं है, अगर आप कोई डेड बॉडी टाइगर को दें तो वो कभी नहीं खाएगा, वो मार के खाता है, फ्रेश खाता है। और इसी प्रकार से कुछ पक्षी भी होते हैं, जैसे एक पक्षी है गिद्ध। गिद्ध भी मृत पक्षी है, ईल भी मृत पक्षी है। आपको अगर अपना बचपन याद हो तो आपने देखा होगा गांव देहातों में अगर कभी कोई भैंस मर गई, कोई गाय मर गई या और कोई जानवर मर गया तो आसमान में बहुत सारे गिद्ध मंडराने लगते थे। आप लोगों ने देखा होगा। और कहीं दूर से गिद्धों के झुंड को देख करके ये भी अनुमान लगा लिया जाता था कि यहाँ कोई डेड बॉडी है, और उसको 2-4 दिन में खा के सफाचट काम खत्म। तो ना उससे दुर्गंध आती थी, ना उससे गंदगी होती थी। डिकम्पोजर्स का यही काम होता है। लेकिन आज गिद्ध तो नहीं रहे। गिद्धों के ना रहने के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। पहले हमारे समय में एक अफवाह फैलाई गई थी कि मोबाइल के टावर से जो रेडिएशन निकलता है उससे गिद्ध मर गए। मनुष्य तो नहीं मर गया, गिद्ध को मरे केवल। ऐसा कुछ नहीं है, किसान अपने खेतों में कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स का यूज करते थे जिसकी वजह से गिद्ध मारे गए। और हम लोग वो शायद आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने गिद्धों को देखा होगा, क्योंकि डिकम्पोजर्स का काम कर रहे हैं। अब अगर हम किसी भी इकोसिस्टम का यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो क्या इनमें से भी किसी एक को गायब कर दिया जाए तो काम चल सकता है? घास को गायब कर दिया जाए तो कल्पना ही मत करिए, और डिकम्पोजर्स को गायब कर दिया जाए तो भी कल्पना ना करिए, और कंज्यूमर्स को गायब कर दिया जाए तो भी कल्पना ना करिए। यानी कि जो प्रकृति है ये एक बैलेंसिंग यूनिट की तरीके से काम करती है, सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे चाय बनाने के लिए दूध, पानी और चाय पत्ती और चीनी और अदरक और सबकी एक मात्रा है, उसी प्रकार से प्रकृति का भी एक एल्गोरिथम है, एक मात्रा है, उसी मात्रा में कार्य होता है। ये सबको क्लियर? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? अच्छा, एक और कल्पना करते हैं, हम केवल डिकम्पोजर्स को गायब कर रहे हैं, इसको हम डिलीट करते हैं डिकम्पोजर्स को। तो आप लोग कल्पना करिए कि इस पूरी पृथ्वी के सारे डिकम्पोजर्स गायब हो गए और 1 साल बाद इसी पृथ्वी को हम लोग देखा है। करेक्ट, 1 साल बाद 2025 नवंबर 23 कैसी दिख रही प्रकृति? हमारा ग्रह कैसा नजर आ रहा? बेकार सब इधर उधर पड़ा रहेगा, ऐसे थोड़ा नजर आ रहा। कैसा नजर आ रहा हमारा ग्रह? गंदा हो जाएगा, चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध। और जब दुर्गंध आएगी तो दुर्गंध के साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई भी आएंगे। लाशों के अंबार नजर आएंगे चारों तरफ, खासतौर पे जीव जंतुओं के। लगभग हर चीज सड़ रही होगी, और जब भी किसी चीज में सड़न होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके संपर्क में आने वाली चीज भी सड़ जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को जुकाम है तो उसके संपर्क में आने वाले वाले व्यक्ति को जुकाम हो जाता है, किसी को वायरल है उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को वायरल हो जाता है। तो उसी प्रकार से सड़ने वाली चीजें एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो सड़ने लग जाएंगी। तो आप चारों तरफ जहां कहीं भी देखेंगे आपको दुर्गंध, बीमारियां, गंदगी, सड़ांध ही नजर आएगी। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर आज ही हम लोग डिकम्पोजर्स को डिलीट कर दें अपने प्लेनेट अर्थ से तो 1 साल के बाद 90% आबादी अपने आप डिलीट हो जाएगी। क्यों डिलीट हो जाएगी? इतनी बीमारियों के बीच रह पाएगी? कोरोना जैसी 1000 बीमारियां रोज आएंगी और करीब करीब 10% लोग ही जीवित बचेंगे। वो भी कौन? जो या तो घने जंगलों में रहते हैं, जिन्होंने शहर कभी देखे नहीं, या तो ऊंचे पर्वतों पर रहते हैं, या तो गुपचुप छुपे हुए द्वीपों पर रहते हैं। तो क्या यह बात आपको समझ में आ रही है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम इज द डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स के बिना संभव नहीं है कुछ भी।
तो इसीलिए हम लोग डिकम्पोजर्स को एक नाम देते हैं और ये नाम है प्रकृति के मेहतर। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? ये एक तरीके से सफाई करनी है, ये प्रकृति के सब ग्रुप डी एम्प्लॉय है। और कई बार आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि among which one of these is not a decomposer या among which one of these is the decomposer। तो decomposers के आपको बहुत सारे उदाहरण भी पता होने चाहिए। कुत्ता डिकम्पोजर है क्या? ध्यान रहे, डिकम्पोजर्स में केवल वही जीव आएंगे जो मृतभक्षी हैं। कुत्ता मृतभक्षी नहीं है। कुत्ता दूध रोटी भी खाता है, कुत्ता दाल चावल भी खाता है और कुत्ता बिरयानी भी खाता है। बात हो रही है केवल मृतभक्षी। कुत्ता मृतभक्षी नहीं है। कुत्ता मृतभक्षी होगा तो अपने मालिक की मृत्यु पर बैठ करके शोक नहीं मनाएगा, बल्कि मालिक की डेड बॉडी को खा जाएगा। गिद्ध मृतभक्षी है। वो पिक्चर देखी ना, चाइना गेट, जहां जहां जाता था जगीरा, उसके पीछे पीछे गिद्धों का झुंड आता था, क्योंकि जहां जहां जाता था वो रक्तपात करता था और फिर वो सारे गिद्ध आके खाते थे। तो डायलॉग मारता था, मिलेगा मिलेगा सबको मिलेगा। और फिर आखिरी में जब उसको मारा तो फिर खूब सारे गिद्ध आए। तो कर्नल कौन होता है? रंजीत सिंह कहता है मिलेगा मिलेगा सबको मिलेगा। मृतभक्षी है वो। तो मृतभक्षियों के भी नाम आपको पता होना चाहिए। इन्हें प्रकृति के मेहतर कहते हैं, इन्हें ग्रुप डी एम्प्लॉयज कहते हैं, इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी कहते हैं, जो भी नाम देना चाहो। एंड these bacteria, viruses, vulture and all are called the most important factor of the ecosystem। कभी भी आपसे पूछा जाए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा रोल किसका है? डिकम्पोजर्स का है, अपघटनकर्ताओं का है। आगे बात सुनना अच्छी तरीके से। तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस साइकिल को बिल्कुल इस तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पोषण का स्तर देख लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। कोई दुनिया की ताकत अगर आपसे कहते हैं ऊपर से नीचे चलता है, मारिए घूसा ऐसा कि 10 फीट दूर जाके गिरे। घास खाएगी बकरी तब बकरी पोषित होगी, बकरी खाएगा मनुष्य तब मनुष्य पोषित होगा। अगर सीधे बकरी का पोषण घास से मिलने लग जाए तो ये कैसे संभव है? जीव द्रव्य जिस अमीनो एसिड को कहा जाता है वो आप इंजेक्शन के रूप में किसी को देने लगे, ये कैसे संभव है? आ रही बात समझ में? तो ये साइकिल सबको क्लियर। अब चलिए एक और मजेदार चीज, घास बकरी। घास तो ऑटोट्रॉफ है, स्वपोषी अपने आप निकलेगी। बकरी टहलते टहलते आई, बकरी ने घास खाई और बढ़िया तालाब में बैठी पानी पी रही है। एक भेड़िए की नजर बकरी पे पड़ गई। उसने कहा वाह, आज तो पार्टी हो गई। और भेड़िया गया, बकरी के पे हमला किया, बढ़िया शिकार किया और बकरी को मार के कुछ बहुत खाया, बाकी अपने साथ लाद के ले गया, अपने परिवार के सदस्यों को भी खिलाया। घास और भेड़िए का कोई संबंध नहीं। भेड़िया घास खाता भी नहीं है और बढ़िया खा खा के पार्टी करके रात को जंगल में टहल रहा था। शेर की नींद खुली होगी। उसने कहा यार आज तो मतलब परेशान भी बहुत थे। हाँ, उसने सीधे भेड़िए की गर्दन पकड़ी, भेड़िए को निपटा दिया, खुद भी खाया और शेरनी को भी खिलाया। शेर का घास से कोई संबंध नहीं, लेकिन शेर के शरीर में जो पोषण आया वो आया तो इसी माध्यम से। ठीक, यहां पे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बकरी के लिए प्रोड्यूसर घास थी, बकरी कंज्यूमर थी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रास, लेकिन भेड़िया भी तो कंज्यूमर है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बकरी। यानी कि भेड़िए के लिए बकरी उत्पादक बनी और बकरी के लिए घास उत्पादक बनी। तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्पादक और उपभोक्ता ये दोनों दो दो प्रकार के होते हैं। प्रोड्यूसर्स भी दो टाइप के होते हैं और कंज्यूमर्स भी दो टाइप के होते हैं। क्यों दो टाइप के होते हैं? क्योंकि यहाँ पे घास और बकरी देखिए प्रोड्यूसर है और यहाँ पे भेड़िया और शेर देखिए कंज्यूमर है। शेर ने भेड़िए को कंज्यूम किया, भेड़िए ने बकरी को कंज्यूम किया, बकरी ने घास को कंज्यूम किया। तो दो टाइप के प्रोड्यूसर और दो टाइप के कंज्यूमर होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। फिर प्राथमिक
सॉरी, प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है, कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि पूरी बात पल्ले पड़ रही है? पूरी बात पल्ले पड़ रही है। तो वो देखो टेबल है, घास, बकरी, भेड़िया और शेर। इस टेबल को ध्यान से देखो प्राची। घास बकरी ने खाई, भेड़िए ने बकरी को खाया और भेड़िए को शेर ने खाया। यही तो टेबल है। इस टेबल को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इस पूरे टेबल में डबल रोल कौन प्ले कर रहा है? इन दोनों के डबल रोल है। क्या क्या रोल है इन दोनों के? यानी कि बकरी जो है वो प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। और भेड़िया, अच्छा किसी इकोसिस्टम में शेयर ना हो तो? चलो जंगल से बाहर निकल लो, अब बताओ। जरूरी थोड़ा नहीं हर जंगल में शेर हो। अब पाली और समझ जंगल में थोड़ा ना शेर है, तो वहां कैसे इकोसिस्टम चलता होगा बताओ? तो बड़ा हो गया ना। तो डबल रोल किसका हुआ? बकरी का हुआ ना। तब तो क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो फाइनल पिरामिड में आ जाइए। ये उपभोक्ता वाला कॉलम है ना, प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर। इस कॉलम में प्राइमरी प्रोड्यूसर के अलावा और कोई आएगा क्या? किसी और की कोई जगह नहीं है? ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाने वाले, प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन ये प्राथमिक उपभोक्ता किसके लिए उत्पादक हैं? भेड़िए के लिए उत्पादक हैं। तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर के साथ साथ क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। कितने लोगों को यह बात समझ में नहीं आई? और जब इन सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स को ऊपर कोई खाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर? मैं आपको 100% विश्वास के साथ यह बात कहता हूं कि यदि किसी बच्चे को यह पिरामिड अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो 1,000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख लेना कि उसको कोई भी इकोलॉजी में फेल कभी नहीं कर पाएगा। और अगर ये किसी को नहीं आया, या आप डर के मारे या शर्म के मारे कह रहे हैं कि नहीं नहीं आज या बस छुट्टी दो किसी तरह, तो 1,000 के स्टैम्प पेपर पे लिख लेना, जिंदगी में कोई पास नहीं कर पाएगा। ये टॉपिक अगर आप अपने एजुकेशनल पर्पज से पढ़ेंगे तो एमएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का ये टॉपिक है। कंपटीशन के लेवल पे आपको 12वीं पास करके पढ़ना होता है। तो यहाँ कौन आएगा? अपघटन करता, डीकंपोजर। अब इधर देखो फाइनल, प्राथमिक उत्पादक के रूप में घास को ले ले रहे हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? घास के साथ वनस्पतियों को भी ले ले रहे हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? यहां पे ले ले रहे हैं बकरी को, ठीक, और यहां पे ले ले रहे हैं शेर को, और यहां पे ले ले रहे हैं गिद्ध को। देख लीजिए सारी सेटिंग ठीक बैठी है, सारी सेटिंग ठीक बैठी है। और ये जो उदाहरण के रूप में नाम लिख दे रहा हूँ, बकरी, शेर, गिद्ध, ये नाम बार बार इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि यही पूछा ही जाता है। आपसे कभी नहीं पूछा जाता लोमड़ी कौन सी कटेगी, यही पूछा जाता है। क्लियर है? अभी नहीं खत्म हुई बात मेरी, अभी नहीं खत्म हुई बात मेरी। ऑल द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, all the primary producers are autotrophs or not। सभी प्राथमिक उत्पादक स्वपोषी होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? आईएएस प्री, आईएएस प्री का मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया एजर्शन और रीजन में।
इसको रट नहीं सकते हो जिंदगी में, सिर्फ इस पिरामिड पे समझ सकते हो कि ऑल द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स और नॉट। सभी प्राथमिक उत्पादक जो हैं ये स्वपोषी होते हैं कि नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। होते हैं ना, क्योंकि स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी से सहायता नहीं मांगते। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, घास अपना भोजन स्वयं बनाती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। ऑल द plants are autotrophs because they do photosynthetic activity। आगे बात समझ में? अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। All the primary consumers and all the secondary producers are same। No। All the primary consumers and secondary producers are same। क्या सभी प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उत्पादक एक ही होते हैं? Yes, yes and yes। Yes, both are same। All the primary consumers and secondary producers are herbivore। क्या सभी प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी होते हैं? यस। आगे बात समझ में? ध्यान रहे, ये आपसे कम पूछा जाएगा। ये बीच का टेबल जो है, पिरामिड जो है, ये आपसे कम पूछा जाएगा, मिनिमम पूछा जाएगा। ये आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा, और ये आपसे ऑन एवरेज पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बकरी क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बकरी क्या है, और ऑप्शन होगा प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता। अब नीचे कूद का सही प्रयोग करके जवाब दीजिए। एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, चार और एक। समझ गए? खत्म खेल, कुछ कर ही नहीं पाओगे। देखो, कुत्ते को वहां रखेंगे जहां एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? ये इसलिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस टेबल में कुत्ता जहां रख दूंगा, एग्जामिनर वहीं रखेगा, इस बात का तो कोई तय नहीं है। हमेशा बकरी की जगह। फ्लक्चुएशंस जितने होंगे वो हमेशा डबल रोल में होंगे, ध्यान रहे। ये भी सूत्र है। फ्लक्चुएशन फंसाएगा कहां? तुमसे तुरंत पूछेगा मनी प्लांट को कहां रखेंगे, आपसे तो वो वही चीजें पूछेगा जहां फंसोगे, तो वो हमेशा डबल रोल वाले में फंसाएगा। तो मैक्सिमम को आप बकरी वाले स्थान पर रखें। लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का डिजाइन कैसा है ये तय करें। एक बार क्विक रिवीजन, कोई डाउट है तो पूछिए।